हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग आज से यहाँ पर क्लास 12th NCERT ज्योग्राफी की पहली किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपका यहाँ पर अध्याय पहला है। यहाँ पर हम लोग मानव भूगोल की प्रगति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11th में भौतिक भूगोल और इसके मूल सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ज्योग्राफी जो है पृथ्वी का वर्णन है और हमारी पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं। इसका पहला घटक प्रकृति या प्राकृतिक है, जिसके तहत पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण को शामिल किया गया है। इसका दूसरा घटक जीवन के रूप में है, जिसमें मनुष्य और सभी जीवधारी शामिल हैं। देखिए, मनुष्य को इसके केंद्र में रखा गया है। इसका रीजन ये है क्योंकि मनुष्य ने अपने आसपास के परिवेश को, अपने आसपास के वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। इसी वजह से पृथ्वी का जो जीवन के रूप में घटक है, इसमें मनुष्य जो है केंद्र में है। भौतिक भूगोल जहाँ भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, वहीं जो मानव भूगोल है, ये भौतिक और मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण और उनके घटित होने का कारण, और विश्व के विभिन्न भागों में जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएं या भिन्नताएं हैं, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल के तहत किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी हमें भौगोलिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि भारत में उत्तर में पहाड़ी राज्य हैं, फिर मैदानी क्षेत्र पड़ते हैं। दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो समुद्र तटीय राज्य हैं, यानी कि तट वाले राज्य हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपके समुद्र तटीय राज्य हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है? वहाँ की जलवायु सम है। वहाँ पर ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसी वजह से वहाँ के लोग हल्के वस्त्र पहनते हैं। अगर वहाँ पर लोगों के उद्योग धंधों की बात करें तो तटों के निकट होने की वजह से वहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है, जो कि प्राथमिक कार्यों में संलग्न है, उसका अधिकांश पार्ट जो है मछली पकड़ने में लगा हुआ है। जबकि मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाके कैसे हैं? समतल हैं और कृषि के लिए यहाँ पर उपयुक्त भूमि भी है। तो मैदानी क्षेत्रों के जो लोग हैं, वो उनकी जो प्राथमिक गतिविधियाँ हैं, उसमें से अधिकांश लोग जो हैं खेती बाड़ी के कार्यों में संलग्न हैं। ठीक ऐसी पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में खेती कार्य कर पाना इतना आसान नहीं है। तो पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों ने पशुपालन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो आपके पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, या फिर तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, इनके रहन सहन में, इनके पहनावे में, इनके खान पान में और इनकी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, उनमें हमें अंतर देखने को मिलता है। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? जो भौतिक पर्यावरण है, वो सबसे बड़ा कारण है। यानी भौतिक जो पर्यावरण है, उसकी वजह से इन लोगों ने अपने रहन सहन में बदलाव किया है, अपनी जो आर्थिक गतिविधियाँ उनमें बदलाव किया है। तो यहाँ पर इस अध्याय में या इस मानवीय भूगोल वाले टॉपिक में हम लोग यही अध्ययन करते हैं कि कैसे भौतिक पर्यावरण मानवीय जीवन को प्रभावित करता है। उसका अध्ययन मानव भूगोल के तहत किया जाता है। देखिए, भूगोल का जो मुख्य सरोकार है, यह पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। वैसे अगर देखा जाए तो पृथ्वी केवल मानव का ही घर नहीं है। यहाँ पर लाखों करोड़ों अन्य जीवधारी भी रह रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मानव को केंद्र में रखा गया है। उसका रीजन यही है क्योंकि मानव ने अपने आसपास के परिवेश को, अपने आसपास के वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। इसी वजह से यहाँ पर मानव को केंद्र में रखा गया है। भूगोल में प्रकृति और मानव के बीच द्वैतता नहीं है। द्वैतता का मतलब दोनों को अलग अलग नहीं समझा जाता है, बल्कि प्रकृति और मानव जो है अविभाज्य तत्व हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मानव का जो अस्तित्व है वो प्रकृति से ही है। अगर प्रकृति नहीं होगी तो मानव भी नहीं होगा। तो मानव और प्रकृति जो है अलग अलग तत्व नहीं है, बल्कि दोनों ही अविभाज्य हैं। प्रकृति से ही मानव है और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। भूगोल में भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। देखिए, रूपक एक अलंकारिक तरीका है और इसके जरिए हम दो अलग अलग चीज़ों में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो भूगोल की जो परिघटनाएं हैं, उनकी तुलना जो है मानव शरीर की रचना से हो रही है। जैसे मानव की नाक होती है, हाथ होते हैं, मुंह है, मानव का आँख है। तो वैसे ही हम भूगोल की जो विभिन्न परिघटनाएं हैं, उनको हम मानव से कंपेयर करके दर्शाते हैं। जैसे यहाँ बताया गया पृथ्वी के रूप। तो देखिए, पृथ्वी के रूप का मतलब क्या होगा? जैसे मानवों में विभिन्न रूप होते हैं। कोई लंबा है, कोई ठिगना है, कोई बौना है, या फिर कोई गोरा है, काला है, सांवला है। तो वैसे ही पृथ्वी के जो भिन्न भिन्न भौगोलिक स्थलाकृतियाँ हैं, तो उसको हमने पृथ्वी के रूप नाम दे दिया। तूफान की आंख, नदी के मुख, तो ये कुछ तरीका है। और इस तरीके के जरिए हम यहाँ पर जो भौगोलिक परिघटनाएं हैं, इनको हम मानव से कंपेयर करके रूपकों के रूप में डिनोट कर रहे हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता किसी राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। ठीक ऐसे ही सड़कों, रेलमार्गों और जलमार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णित किया जाता है।
अब यहाँ पर मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। तो यहाँ पहली परिभाषा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा फ्रेडरिक रेडियल ने दी है। दूसरी परिभाषा है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा एलन सी सैंपल के द्वारा दी गई है। देखिए, पहली परिभाषा में यहाँ पर संश्लेषण पर जोर दिया गया है और दूसरी परिभाषा में यहाँ पर गत्यात्मकता पर बल दिया गया है। तीसरी परिभाषा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को मानव भूगोल कहा जाता है। तो ये पॉल विडाल डी ला ब्लास के द्वारा परिभाषा दी गई है। ये परिभाषाएं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अक्सर एग्जाम में इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। अब है मानव भूगोल की प्रकृति। देखिए, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मानव भूगोल का काम क्या है। मानव भूगोल जो है ये भौतिक पर्यावरण और जो मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण जो है, इन दोनों की जो अन्योन क्रिया होती है, इंटरेक्शन होती है, इसका अध्ययन करता है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। भौतिक पर्यावरण में आप लोग जानते हैं कि भौतिक पर्यावरण के तत्वों में भूआकृतियाँ शामिल हैं, मृदाएँ शामिल हैं, जलवायु आ जाती है, जल और प्राकृतिक वनस्पति और विभिन्न प्रकार की प्राणी जात और वनस्पति जात, ये सभी भौतिक पर्यावरण में आ जाते हैं। वहीं मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करें तो देखिए, मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण जो है, ये पर्यावरण जब मानव भौतिक संस्कृति से इंटरेक्ट करता है तब इसका निर्माण करता है। जैसे घर है, गांव है, नगर है, सड़कों और रेलों का जाल है, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं। तो ये सभी जो आप लोग देख रहे हैं, ये सब मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है और इसका निर्माण मानव ने जो है भौतिक पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करते हुए इसका निर्माण किया है। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। इसका अर्थ है कि मानव स्वयं को प्रकृति से कैसे जोड़ता है और प्रकृति के मानवीकरण का आशय है कि प्रकृति मानव की किस प्रकार से प्रकृति से जुड़ने में सहायता करती है। इसका अर्थ इस सेंस में है, देखिए, मनुष्य जो है अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से यानी अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया यानी कि इंटरेक्शन करता है। और प्रौद्योगिकी जो है किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। देखिए, किसी समाज में अगर प्रौद्योगिकी का स्तर ऊंचा है तो वहाँ का जो सांस्कृतिक विकास का स्तर है वो भी ऊंचा होगा। मनुष्य जो है प्रकृति के नियमों को जानने के बाद ही अपनी प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। जैसे यहाँ उदाहरण भी दिया गया है कि घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की है। प्रौद्योगिकी का विकास जितना ज़्यादा होगा उतना ही मनुष्य के ऊपर से पर्यावरण की बंदिशें कम हो जाएंगी। मानव विकास की आरंभिक अवस्था में मानव जो है वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उसका रीजन ये है कि उस समय के मानव के पास प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था या फिर प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अनुपस्थित थी और मानव के सामाजिक विकास की जो अवस्था थी वो आदिम थी। यानी मानव एक तरह से जंगली जानवर जैसा ही था। उसे केवल और केवल अपने पेट भरने से मतलब था। उसके पास कोई सोचने विचारने या फिर क्रियाशील कार्य करने की क्षमता नहीं थी। तो उस समय के मानव ने अपने आप को प्रकृति के अकॉर्डिंग ढाल लिया था। उस समय का मानव प्रकृति के जो आदेश हैं उनका पालन करता था और उसी के अकॉर्डिंग उसका रहन सहन भी था। तो इस प्रकार की जो अन्योन क्रिया है, यानी उस समय के मानव की जो इस प्रकार की अन्योन क्रिया है, इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थकों में हम्बोल्ट, रेडजेल और कार्ल रिटर जैसे नियतवादी भूगोलवेत्ता आ जाते हैं। इनका मानना है कि प्रकृति जो है सर्वोपरि है और प्रकृति जैसा चाहेगी वही मानव करेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय में भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं और वो प्रकृति के आदेशों का आज भी पालन करती हैं और आज भी वो उसी के अकॉर्डिंग अपना जीवन यापन करती हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग प्रकृति पर ही अपने संसाधनों पर डिपेंड हैं। और जनजाति समाजों की बात करें तो जनजाति समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण जो है माता प्रकृति का रूप धारण करता है, यानी ये इनके लिए एक माता के समान है। आगे चलकर समय के साथ लोग जो हैं वो अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं और ये अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। यानी जैसे जैसे समय बीतता जाता है लोग अपने पर्यावरण को और जो प्राकृतिक कारक हैं उन सबको समझने लगते हैं और ये और उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास करते जाते हैं। इस प्रकार ये मानव जो है अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते जाते हैं। देखिए, जैसे जैसे इनके पास प्रौद्योगिकी का विकास होता जाएगा वैसे वैसे इनकी मनमानी चलती जाएगी। यानी ये जो चाहेंगे प्रकृति से वो करवा सकते हैं। तो पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा ये संभावना को जन्म देते हैं क्योंकि इनके पास अब प्रौद्योगिकी है और विद्वान जो है इसे संभववाद का नाम देते हैं। विडाल डी ला ब्लास, ब्रुंज, एल फेब्रे और डिमांजिया जैसे संभववादी जो भूगोलवेत्ता हैं ये मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हैं और इनका कहना है कि मानव जो है प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है और इसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। इस संभववाद ये कहता है कि मानव जो है, मानव के पास प्रौद्योगिकी है तो मानव जो प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर सकता है। संभववाद का कहना यह है। तो संभववाद के जो समर्थक भूगोलवेत्ता हैं
उनमें इनके नाम आते हैं और अक्सर ये इनके नाम पूछे भी जाते हैं। देखिए, संभववाद शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग एल फेब्रे ने किया था। अब देखिए, इन दोनों संकल्पनाओं के बाद भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की और इनकी संकल्पना जो है ये पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है। यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो समर्थक हैं और संभववाद के जो समर्थक हैं, इनके बीच में से एक मध्य मार्ग निकालने का काम ग्रिफिथ टेलर की संकल्पना ने किया है। इन्होंने इसे नव निश्चयवाद या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया है। जैसे आपने देखा होगा, जो आप रोड क्रॉस करते हैं तो आपकी जो ट्रैफिक लाइट होती हैं, ट्रैफिक लाइट रेड, येलो, ग्रीन होती हैं। रेड का मतलब होता है रुकना, आपको रुकना है। येलो का मतलब होता है इंतजार करना, ग्रीन का मतलब होता है आप जा सकते हैं। तो प्रकृति में भी संसाधन असीमित नहीं है। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कि असीमित हैं, तो आप उनका भरपूर दोहन कर सकते हैं, तो उनके लिए आपके लिए ग्रीन लाइट है। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो एक बार समाप्त होने पर उनको भरपाई करने में कुछ समय लगता है, तो उसके लिए जो है येलो का कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं। और रेड का कॉन्सेप्ट उनके लिए है जो दुर्लभ संसाधन है, यानी जिनको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, वो दुर्लभ संसाधन है, तो उनके लिए रेड का कॉन्सेप्ट है। यानी उनका अगर दोहन भी करना है तो हमें बहुत सावधानीपूर्वक करना है। तो इन्होंने जो है नव निश्चयवाद या फिर रुको और जाओ की संकल्पना दी, और ये संकल्पना दर्शाती है कि ना तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है जैसा कि पर्यावरणीय निश्चयवाद ने कहा है, और ना ही यहाँ पर नितांत स्वतंत्रता है। संभववाद की जो स्थिति है कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है, ये भी स्थिति नहीं है। तो इनका मतलब ये है कि हमें एक मिडिल पाथ निकालना है भी कि मानवों की जरूरतें भी पूरी होते रहें और प्रकृति का भी दोहन बहुत ज्यादा ना हो। इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी इनका मानना यह है कि हमें एक बीच का रास्ता निकालना है जिससे कि प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचे और मानव की जरूरतें भी पूरी होती रहें। नवनिश्चयवाद संकल्पना ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करती है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है। द्वैतवाद का मतलब ये है कि आपको केवल एक चॉइस चूज करनी है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर एक बैलेंस बना के चले हैं। यहां भी प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाएगा और मानवों को भी ध्यान में रखा जाएगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है, सतत विकास की जो अवधारणा है, सतत विकास के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूं और यहां पर फिर से रिपीट कर रहा हूं। सतत विकास का मतलब है कि हमें संसाधनों का इस प्रकार दोहन करना है कि हमारी जो वर्तमान की जरूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएं और हमारे भविष्य के लिए संसाधन भी बचे रहें। तो ये जो अवधारणा है इसे सतत विकास की अवधारणा कहा जाता है या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा इसको कहा जाता है। तो टिकाऊ या शाश्वत विकास ये नवनियतवादी अवधारणा से ही संबंध रखता है, इसी से इसका संबंध है। अब यहां पर समय के गलियारों से मानव भूगोल की यात्रा को समझाया गया है कि कैसे मानव भूगोल का विकास हुआ है, कैसे मानव भूगोल ने योगदान दिया है, वो यात्रा यहाँ पे समझाई गई है। यहाँ पे बताया गया है कि पर्यावरण से अनुकूलन और समायोजन की जो प्रक्रिया है और इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न पारिस्थितिक रूप से जो पारिस्थितिक निकेत हैं, इसमें मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ है। यानी यहाँ पर सबसे बड़ा कारक कौन है? मानव है। तो मानव के उदय के साथ साथ जो आपके मानव भूगोल का कॉन्सेप्ट है इसका भी उदय हुआ है। थोड़ा सा पारिस्थितिक निकेत को जान लेते हैं। देखिए, प्रत्येक जाति या उपजाति एक निश्चित क्षेत्र में ही सर्वाइव कर सकती है। इसका एक निश्चित क्षेत्र होता है जहां पर वो जीवन यापन करती है, निवास करती है, उसके भोजन इत्यादि की सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो इस सुरक्षित क्षेत्र को निकेत या फिर निलय या फिर निक की संज्ञा दी जाती है। अगर हम बात करें मानव की, तो आप लोग देखेंगे कि पहले जो विभिन्न समाज थे उनके बीच अन्योन्य क्रिया नगण्य थी और उस समय जो समाज थे उनके बीच में ज्ञान भी सीमित था। यानी हर समाज जो था अपना जनजातियों में बटा हुआ था और जो भी उनके पास ज्ञान था वो अपने तक ही था, वो एक दूसरे से साझा नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, मानव ने अपने आसपास के समाजों से जब इंटरेक्शन करना स्टार्ट हुआ तो ऐसे करके ज्ञान का विस्तार हुआ और ज्ञान का विस्तार होने के साथ साथ जो तकनीक का विस्तार भी हुआ है और लोगों की समझ बढ़ती गई है। देखिए, 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषणों के प्रयास हुए और धीरे धीरे देशों और लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हो गए। 15वीं शताब्दी जब स्टार्ट होती है तो उस समय जो पूर्वी देश हैं, यानी जो आपके ब्रिटेन या यूरोप के जो देश हैं, उनके शासकों के मन में इच्छा थी कि हम दुनिया के अन्य देशों पर जाएं, वहां पे कब्जा करें, वहां के संसाधनों को अपने देश में लेकर आएं ताकि हम लोग और ज्यादा संपन्न बन जाएं। तो इस उद्देश्य से वहां के जो शासक हैं उन्होंने अपने जो खोजकर्ता हैं, अन्वेषक हैं, वो यात्राओं पर भेजे हैं और वो यात्राएं सफल भी हुई हैं। उन यात्राओं से बहुत चीजें एक्सप्लोर भी हुई हैं और भूगोल का चित्र या भूगोल का दायरा बढ़ता चला गया है। आगे चलकर जो उपनिवेश स्थापित हुए हैं तो उपनिवेश युग ने अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की है ताकि प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंच हो सके और तालिकायुक्त सूचनाएं प्राप्त हो सकें। यानी जिस समय उपनिवेश स्थापित किए गए उस समय, जैसे हमारे भारत की बात करें तो भारत में जो भी संसाधन थे, संसाधन बिखरे हुए थे, संसाधनों के बारे में कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। जब हमारे यहाँ अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया तो अंग्रेजों ने क्या किया है, पर्टिकुलर हर जगह को चिन्हित करवाया है कि यहाँ पर ये संसाधन मिलता है, यहाँ पर ये संसाधन है, ताकि वो उन संसाधनों का अच्छे से दोहन कर सकें। अब देखिए, यहाँ पर नोट के रूप में कुछ चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर मानव भूगोल की जो कल्याणपरक या फिर
मानवतावादी विचारधारा है, इसका संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था और इसमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष शामिल किए गए थे। भूगोल की जो आमूलवादी विचारधारा है, इसने निर्धनता की वजह से या बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत हैं, इनका उपयोग किया है। यानी जो वर्ग संघर्ष है, वर्ग संघर्ष तब होता है जब समाज के एक वर्ग के पास संसाधन हो, दूसरा वर्ग संसाधन विहीन हो। तो ऐसे करके कार्ल मार्क्स के सिद्धांत यहाँ पर लिए गए हैं इसमें। और समकालीन सामाजिक समस्याओं का जो संबंध है वो पूंजीवाद के विकास से था। पूंजीवाद का मतलब क्या है कि संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में संकेंद्रित हो गई, जिसकी वजह से ये समस्या गहराती चली गई। तीसरा यहाँ पर पक्ष है व्यवहारवादी विचारधारा। तो व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ जो मानव जातीयता है, प्रजाति है, धर्म है, इन सब पर आधारित सामाजिक संवर्गों को दिक्काल बोध पर ज्यादा जोर दिया। दिक्काल का मतलब उनका जो इतिहास है, ऐतिहासिक जो कालक्रम है, उस पर उन्होंने ज्यादा बोध दिया है, ज्यादा उन्होंने फोकस किया है कि आप पास्ट में कैसे रहे हैं, वर्तमान में आप कैसे रहे हैं, किस प्रकार से आपने चीजों के साथ इंटरेक्ट किया है। तो ये व्यवहारवादी विचारधारा है। देखिए लास्ट में मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र बताए गए हैं। और मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, इसके अलावा जो मानव भूगोल की जो विकास यात्रा है, इससे संबंधित टेबल आपके चैप्टर में दी गई है, जो कि हम आपको लास्ट में दिखा देंगे ताकि और भी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएं। तो जैसा कि आप मानव भूगोल के बारे में जानते हैं कि मानव भूगोल जो है मानव जीवन के सभी तत्वों और अंतराल जिसके अंतर्गत वो घटित होते हैं, इनके मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रयास करता है। और इस तरह से देखा जाए तो मानव भूगोल की प्रगति कैसी है, इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी अंतर विषयक विषय है। यानी इसका संबंध अन्य विषयों से भी है, इसका संबंध इतिहास से भी है, इसका संबंध विज्ञान से भी है, इसका संबंध समाजशास्त्र से भी है। तो इसका संबंध सभी प्रकार के विषयों से है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरावश विकसित करती है। देखिए मानव भूगोल चूंकि यहाँ पर सभी प्रकार के मानवीय तत्वों को समझने और उनकी व्याख्या करने का प्रयास करती है, इसके लिए जरूरी यह है कि जितने भी सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनके साथ इसकी अंतःक्रिया हो, उनके साथ इसका इंटरेक्शन हो, तभी ये इसे अच्छे से डिफाइन कर पाएगी। तो चलिए चैप्टर में चल के हम टेबल्स को देख लेते हैं कि मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र कौन कौन से हैं और मानव भूगोल की विकास यात्रा कहाँ से आरंभ होती है। देखिए यहाँ पर मानव भूगोल की जो विकास यात्रा है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ बताया गया कि आरंभिक उपनिवेश युग, यानी कह सकते हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी वाला जो युग है, इस समय का युग जो था वो अन्वेषण और विवरण वाला युग था। यानी उस समय अप्रोच ये अपनाई गई थी कि हमें एक्सप्लोर करना है और उनका विवरण तैयार करना है। और जैसा कि हमने बताया था कि उस समय जितने भी अन्वेषक थे, जितने भी नौकावाहक थे, वो केवल और केवल नए क्षेत्रों की खोज में निकले थे ताकि उन क्षेत्रों के बारे में विवरण तैयार किया जा सके और बाद में वहां पर अपना शासन स्थापित करके वहां के संसाधनों का दोहन किया जा सके। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों और अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। इसके बाद आ जाता है उत्तर उपनिवेश युग, यानी जब इनका उपनिवेश स्थापित हो गए, जैसे भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया या फिर अन्य शासकों का शासन भारत में स्थापित हो गया है, उसके बाद की जो अवधि है उसको उत्तर उपनिवेश युग कहा गया है। तो जब उत्तर उपनिवेश युग आ गया, यानी इनका जब शासन स्थापित हो गया है, तो इन्होंने प्रादेशिक विश्लेषण किया। प्रादेशिक विश्लेषण का मतलब यह है कि प्रदेश वाइज कौन कौन से प्रदेशों में कौन कौन से संसाधन है, उनके बारे में इन्होंने जानकारी जुटाई। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया। उस समय मत ये था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों को पूरी तरह समझ के साथ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। उस समय की इंटरेस्ट ये था। इसके बाद आ जाती है अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, यानी पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच का जो समय है, उस समय का जो सिनेरियो है वो क्या रहा है। तो उस समय उपागम जो अपनाया गया वो क्षेत्रीय विभाजन अपनाया गया, यानी एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न है, कौन कौन से संसाधनों में भिन्न है, कौन कौन से संसाधन उसके पास हैं। तो इस प्रकार से उस समय क्षेत्रीय विभाजन का दौर था। जैसे उस समय आप लोग जानते दुनिया जो थी दो गुटों में बट चुकी थी, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र में। तो उस समय क्या हुआ, क्षेत्रीय विभाजन हो गया। हर राष्ट्र ये प्रयास कर रहा था कि उसके पास कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं जो कि उसके और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि एक प्रदेश अन्य प्रदेश से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, और ये समझने के लिए और किसी प्रदेश की जो विलक्षणता है इसकी पहचान करने पर यहाँ पर बल दिया गया है। इसके बाद आ जाती है 1950 से लेकर 60 के दशक के अंत की स्थिति। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर स्थानिक संगठन बनने लगे, यानी स्थानवासी संगठन बनने लगे हैं। उस समय तक आप लोग जानते हैं कि उस समय तक जो क्रांति है, जो आपकी प्रौद्योगिकी क्रांति हो चुकी थी, तो प्रौद्योगिकी क्रांति ने भी जो भूगोल है, भूगोल के विभिन्न पक्षों को प्रभावित किया है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट है। ये मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्राय भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय तक प्रौद्योगिकी आ चुकी थी। इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था।
देखिए इस समय यानी 1950 और 60 के दशक के अंत में, चूंकि यहाँ पर जो भौतिक विज्ञान है उसका भी विकास हो गया था, प्रौद्योगिकी का विस्तार भी हो रहा था, उस समय क्या किया गया, प्रॉपर नक्शे तैयार किए गए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, उनके प्रॉपर नक्शे तैयार किए गए थे। फिर आ जाता है 1970 का दशक। तो 1970 के दशक में आपकी देखने को मिलती हैं 3 विचारधाराएं, जिनको मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा कहा गया है। इसके बारे में अभी हम देख चुके हैं कि ये विचारधारा क्यों पनपी है और इन तीनों विचारधाराओं के समर्थक जो हैं इनका मानना क्या है, इसके बारे में विचार हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आ जाता है आपका 1990 का दशक। देखिए 1990 के दशक तक आते आते भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद की एंट्री हो जाती है। लोग जो हैं जागरूक हो जाते हैं और लोग जो हैं अपने अपने जो क्षेत्रीय स्तर की जो भी आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए तत्पर दिखते हैं। अब देखिए जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो आपके वैश्विक स्तर के संगठन बने हैं उनके द्वारा कई बार इस तरह की रणनीतियां अपनाई जाती हैं, जिससे कि जो विकसित देश होते हैं, बड़े देश होते हैं, उन्हें तो फायदा पहुंचता है, लेकिन जो गरीबी रेखा के नीचे वाले देश हैं या विकासशील देश हैं जो अभी भी विकास की रफ्तार पकड़े हैं, उन पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कई बार कह दिया जाता है कि आपको कार्बन न्यूट्रल करना है अपने कंट्री को, तो बड़े देश तो अपनी मनमानी चला रहे हैं। अमेरिका जैसे देश तो अंधाधुंध कार्बन जो है दोहन कर रहे हैं, अंधाधुंध कार्बन की मात्रा छोड़ रहे हैं, लेकिन जो छोटे विकासशील देश हैं उन पर इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को डुबो लेते हैं। तो इस समय तक आते आते वही चीज़ें हुई। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर वैश्विक सिद्धांतों की जो प्रयोज्यता है इस पर प्रश्न उठने लगे। वैश्विक सिद्धांत जो बने हैं वो कितने जो है एप्लीकेबल है, कितने जो है रिलायबल है, उसकी प्रयोज्यता पर यहाँ प्रश्न उठने लगे हैं। अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया, यानी हर देश की अपनी अपनी जरूरतें अलग हैं, तो उस पर यहाँ पर बल दिया गया है। अब देखिए इसके बाद है आपका मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो एक तरफ मानव भूगोल के क्षेत्र दिए गए हैं और इसके उपक्षेत्र दिए गए हैं। तो जैसे सामाजिक भूगोल में आपका व्यवहारवादी भूगोल आ जाता है, सामाजिक कल्याण का भूगोल आ जाता है, अवकाश का भूगोल आ जाता है यानी समाजशास्त्र इसमें आ जाता है, सांस्कृतिक भूगोल यानी कि मानव विज्ञान इसमें आ जाता है, लिंग भूगोल आ जाता है, लिंग भूगोल में आपका समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और महिला अध्ययन तीनों शामिल हैं। ऐतिहासिक भूगोल में इतिहास आ जाता है, चिकित्सा भूगोल है, नगरीय भूगोल नगरीय अध्ययन पर आधारित है, राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल आ जाता है। इसके उपक्षेत्रों में निर्वाचन भूगोल है और सैन्य भूगोल है। जनसंख्या भूगोल जननांकिकी पर आधारित है, आवास भूगोल नगर और ग्रामीण का जो नियोजन है उस पर आधारित है, आर्थिक भूगोल में आपके संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, उद्योग भूगोल आ जाता है इसका उपक्षेत्र, विपणन भूगोल आ जाता है, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये सब इसमें आर्थिक भूगोल में आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसके अलावा जब भी ये अध्याय एंड होगा उसके बाद आपको यहाँ पर एक पॉपअप पर एक लिंक दिख जाएगा। उस लिंक के जरिए आप लोग इसके जो अभ्यास प्रश्नों वाला वीडियो है उस पर जा सकते हैं, ताकि आपने जो कुछ भी सीखा है उसका आप अभ्यास कर सकें। जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू परचेज कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर नोट्स के साथ साथ इसकी टेस्ट सीरीज भी एक साथ देखने को मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।